नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है औसत यानी कि एवरेज। ये जो औसत या एवरेज का चैप्टर है, यहाँ से हर साल 1 या 2 प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। किसी भी एग्ज़ाम की आप बात कर लीजिए, एसएससी सीजीएल की बात कर लीजिए, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ या अन्य एग्ज़ाम में क्या होता है, इसके साथ के सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज हम एसएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं औसत से रिलेटेड और जितने भी टाइप बने हुए हैं, जितने भी टाइप, मेन मोटिव ये है कि जिस प्रकार इसके जितने भी प्रकार बन सकते हैं, जितने भी टाइप बन सकते हैं, हम उसे एक ही वीडियो में क्या कर दें, कवर कर दें, ताकि आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो बिना टाइम गवाए हम लोग क्या करते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आइए हम पहले देखते हैं कि औसत होता क्या है। तो आइए पहले समझते हैं कि औसत क्या होता है। औसत जनरली क्या होता है, यदि मैं कुछ रकम को लिखता हूँ जैसे 1, 2, 3, 4, 5, मुझे बोला जाए कि इनका औसत निकालना है, तो जनरली औसत हम कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, 1 में 2 प्लस करते हैं, 2 में 3 प्लस करते हैं, 3 में 4 प्लस करते हैं और 4 में 5 प्लस करके हम क्या करते हैं, जितनी रकमें होती हैं उनको क्या कर देते हैं, हम भाग कर देते हैं। जनरली जो हम नॉर्मल बचपन से जो फॉर्मूला पढ़ते आए हैं, क्या होता है, सभी रकम को प्लस करके और जितनी भी रकमें होती हैं उनसे भाग कर दिया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर औसत देखूँ तो क्या बनेगा, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 कितना हो गया, 14, 14 1 15, तो यहाँ बन गया 15/5, तो ये कितना आएगा, 3। तो इसका जो औसत रहा होगा वो कितना होगा, 3। इससे एक चीज़ आपको समझ आती है कि जो औसत होता है वो हमेशा क्या होता है, लगभग बीच वाली रकम ही क्या होती है, औसत होती है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि बताइए इसका औसत क्या है, यदि मैं आपको कोई ऑड इवन, मैं ऐसा करता हूँ, इवन रकम ले लेता हूँ कोई, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। अब मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप इसका औसत निकालिए, तो आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर मैं समझदारी से काम लूँ तो मैं क्या करूँगा कि 2 रकम यहाँ, 2 रकम यहाँ, बीच में छोड़ के जो रकम बनेगी ये इसका औसत रहा होगा, ये इसका औसत होगा। बीच वाली रकम ही एक्चुअल में औसत होती है उसकी, ठीक है। तो अगर आप ऐसे भी निकालना चाहें तो अगर मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ, 10 और 8 कितने होते हैं, 18, 18 2 कितने हो गए, 20, 20 और ये कितना हो गया, 20 और 10 30, 30 को किससे भाग करें, 1 2 3 4 5 से, 30 को जैसे ही 5 से भाग करूँगा तो उत्तर कितना आएगा मेरा, 6। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो औसत होता है एक्चुअल में बीच वाली रकम ही औसत होती है, अगर जनरली हम टर्म्स में बात करें। हाँ, अगर सीरीज़ में नहीं है तो उसमें डिफरेंट आंसर आ सकते हैं या अलग अलग ऑप्शंस मिले हुए हैं। जैसे मैंने यहाँ सीरीज़ में ले रखा है तो मेरे को पता है कि इसका औसत क्या होना चाहिए, बीच वाला। मैंने यहाँ सिर्फ इवन टर्म की सीरीज़ ले रखी है तो मुझे पता है बीच वाला रकम क्या होगा, इसका औसत होगा। लेकिन अगर आपको सीरीज़ नहीं मिल रखी है, कोई इवन ऑड का कोई चक्कर नहीं है, तो आप वहाँ पर औसत निकालेंगे बाकायदा प्लस करके, और उसको जितनी भी रकमें हैं उसको भाग करके आप उसका औसत निकाल सकते हैं। और भी तरीके हैं औसत निकालने के शॉर्ट ट्रिक में, पर जो बेसिक तरीका होता है ये होता है। यदि तो आपको सीरीज़ दिख रही है, या तो ऑड की दिख रही है या तो इवन की दिख रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो मिडल वाली रकम होती है वो क्या होती है, औसत होती है। लेकिन हर केस में नहीं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2, 8, 10, 12, 15। अब ये देखिए यहाँ कोई सीरीज़ नहीं है, ये 2 रैंडमली है, 8 भी रैंडमली कोई रकम है, 10 भी कोई रकम है रैंडमली। यहाँ कोई ऑड इवन की सीरीज़ नहीं चल रही। यहाँ 12 आ गया, यहाँ पे कितना, 15। तो अब मैं यहाँ नहीं कह सकता कि ये 10 औसत है, ये 10 गलत हो जाएगा। फिर आपको इस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर प्लस करके ही सबको भाग करना पड़ेगा, तभी आप उसका औसत निकाल पाएंगे। अगर आपको सीरीज़ दिख रही है तो आप कर सकते हैं, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो ये तो बहुत बेसिक टर्म हो गया। तो ये तो जनरल डिस्क्रिप्शन था कि हमने जनरली कैसे निकाला जाता है, यदि आपको जनरल निकालना हो तो। लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब्स वाले एग्जाम्स में पूछे जाते हैं एसएससी में, वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं, आइए एक एक करके उनको देखते हैं, टाइप वाइज इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ, और इसी टाइप पहला भी मान सकते हैं। तो प्रश्न में क्या बोला हुआ है, बोला है कि 5 क्रमगत विषम संख्याओं का औसत कितना है, 27। तो क्या बोला है कि अगर 5 क्रमगत विषम संख्याओं का औसत कितना है, 27, तो प्रथम संख्या और जो प्रथम संख्या है तथा जो लास्ट की संख्या उसका क्या, गुणनफल ज्ञात करना। प्रथम और आखिरी संख्या का गुणनफल ज्ञात करना है। क्या ना क्या चाहता है, देखिए कोई 5 टर्म्स है उनके पास, विषम संख्याएं,
मैं मान लेता हूँ कि कोई 5 रकमें रही होंगी, वो विषम संख्या है, मुझे नहीं पता क्या है, तो मैं 5 क्या करता हूँ, 1 2 3 4 5, ये 5 रकमें हो सकती हैं, कोई भी हो, मुझे ये आइडिया नहीं है। उसने क्या बोला, इन सबका औसत कितना है, 27 है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर सीरीज में बात चल रही है ऑड इवन, यहाँ पर किसकी बात चल रही है, यहाँ ऑड की बात चल रही है, विषम संख्याओं की, तो मैं क्या कहूँगा, जो बीच वाली रकम होगी वही एक्चुअल में उसका औसत रहा होगा। तो मैं ये मान के चलूँ कि जो ये बीच वाली रकम है, ये एक्चुअल में कितनी है, वो एक्चुअल में है 27, क्योंकि यहाँ सीरीज चल रही है, इसीलिए मेरे दिमाग में हिंट में आया कि हाँ ये बीच वाली रकम क्या होगी, ये औसत हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये सीरीज में चल रही है। उसने बोला कि 5 क्रमगत विषम संख्या, क्रमगत मतलब कंटिन्यूसली जो चल रही है, तो बीच वाली रकम क्या होगी, उसका औसत होगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर ये 27 है तो इससे पहले वाली विषम संख्या क्या रही होगी, ऑफकोर्स वो कितनी रही होगी, 25, और उससे पहले वाली कितनी रही होगी, ऑफकोर्स वो कितनी, 23 रही होगी, उसके बाद रही होगी 29, उसके बाद कितनी रही होगी, 31। तो पहली संख्या कितनी आ गई, फर्स्ट टर्म 23, और लास्ट टर्म कितनी है, लास्ट या अभी 31। दोनों का क्या करना है, हमें गुणनफल निकालना है। तो क्या कर देते हैं, 23 को 31 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही अपना उत्तर होगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कर लेते हैं यहाँ 23 को 31 से मल्टीप्लाई, 1 2 9 6 1 1 1 711, इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। देखिए उसने बोला था कि 5 क्रमगत विषम संख्याओं का औसत कितना है, 27। तो हमें बताना था पहली रकम और आखिरी रकम का क्या करना है, हम लोगों को हमें निकालना है उसका गुणनफल। तो जैसे ही उसने बोला कि क्रमगत संख्याएं हैं और विषम का पैटर्न है, तो हमने क्या बोला कि बीच वाली जो रकम होगी इसका मतलब 27 रही होगी, 27 रही होगी, इसका मतलब ये 27 ही क्या रहा होगा, उसका एवरेज रहा होगा। और उससे पहले वाली विषम संख्या 25 रही होगी, उससे पहले 23, उसके बाद में 29, और उसके आगे क्या होगी, 31। और उसने हमें बोला क्या था कि इनका मल्टीप्लिकेशन निकालना है, पहली रकम और लास्ट वाली रकम का। तो हमने क्या कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो हमारा उत्तर कितना आया, 711। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। हम अपने दूसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा क्या था, ये टाइप 1 था, ये टाइप 1 था जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन आया है ये सीजीएल के ही एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ कि आगे कैसे पूछे जा सकते हैं सवाल। तो अगले सवाल में क्या बोला है, देखिए 1 3 5 7 9 11 अप टू 25वीं रकम तक इसका औसत क्या होगा। कह रहा है 1 3 5 7 11 अप टू 100 जो 25वीं रकम तक उनका औसत क्या होगा, ये पूछा है हमसे। पहली रकम है 1, दूसरी 3 5 7, और बोला है कि 25वीं रकम तक लास्ट में इनका औसत क्या होगा। अब आप ये तो करोगे कि नहीं कि 1 3 5 7 फिर आगे 25 तक लिखोगे इसको, फिर उसको क्या करोगे, मिडल वाला देखोगे कौन सा है, उसके बाद एवरेज निकालोगे, नहीं, ये आपको नहीं करना है। मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ। जब भी ऑड के टर्म में ऐसा मिला हो, हमें पता है, अगर एपी सीरीज पढ़ी होगी तो हमें पता होता है कि ये क्या होता है, ये होता है ए जो कि मिला है 1, हमें पता है ये क्या होता है, ये होता है डी जो कि होता है डिस्टेंस, ये कितना मिला है 2। ये एक्चुअल में ऑड की सीरीज चल रही है, आप लोगों को ही पता लग रहा होगा। और जो लास्ट की टर्म होती है वो क्या होती है हमारी एन, जो कितनी मिली है, 25 मिली है। जब भी ऑड वाला केस आ जाए और आपसे पूछा हो कि इनका औसत निकालिए, तो आपने सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, कुछ नहीं करना, हमने कर देना है एन का स्क्वायर। एन कितना है हमारा 25, तो जब भी हम क्या करेंगे, हम फिर 25 का स्क्वायर कर देंगे। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, यही इसका उत्तर होगा, ठीक है। ये दो टाइप का देखा उसने बोला था कि 1 3 7 अप टू 25वीं रकम तक ये जा रही है, ठीक है। हमें पता है कि एपी सीरीज जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता है पहली रकम ए होती है और जो लास्ट वाली रकम दी होती है, कितनी रकम तक गई हुई है, nth टर्म हम जिसको बोलते हैं, वो कितनी मिली है हमें, 25वीं मिली हुई है। तो हम सबका प्लस करने नहीं बैठेंगे कि पहली रकम 1 3 5 7 11 फिर आगे अप टू 25वीं रकम तक नहीं ऐड करने बैठेंगे। हम क्या करेंगे, देखा कि पैटर्न कौन सा लग रहा है, ये ऑड टर्म का पैटर्न है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है जब भी ऑड टर्म का हो तो होता है एन का स्क्वायर। क्या करना है हमने, सबका एन स्क्वायर क्या है, मतलब एन है 25
उसका कर देना है स्क्वायर, सीधा ही हमारे पास आ जाएगा 625। ये ऑड के केस में लगेगा, ठीक है। लास्ट वाली टर्म क्या होती है, एन। आई होप कि आप लोगों को ये सवाल समझ आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अपने टाइप थर्ड की तरफ। ये क्या है हमारा टाइप 2, ये हमारा टाइप 2। अब हम बढ़ेंगे अपने टाइप थर्ड की तरफ। इस सवाल में देखिए क्या बोला है कि 12 संख्याओं का औसत कितना है, 48। यदि प्रत्येक में 11 जोड़ दिया जाए या प्रत्येक को 11 से बढ़ा दिया जाए तो औसत क्या हो जाएगा। देखिए बोला है कि 12 संख्याओं का औसत कितना है। यहाँ 12 संख्याएं हैं मिली हैं, उनका एवरेज कितना मिला है, उनका एवरेज मिला है 48, ठीक है। 12 संख्याओं का औसत मिला है 48। कह रहा है कि प्रत्येक में यदि 11 बढ़ा दिया जाए, प्रत्येक में यदि 11 बढ़ा दिया जाए तो कितना एवरेज होगा। जब भी इस तरह का सवाल है कि प्रत्येक में, मान लीजिए कि 5 रकमें हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 1 2 3 4 5, 5 रकमें हैं। वो बोल रहा है कि प्रत्येक में क्या करो आप 5 बढ़ा दो तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा। वैसे आपको पता है इसका एवरेज क्या होने वाला है, 3 होने वाला है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि प्रत्येक में आप 5 बढ़ा दीजिए। चलो मैं 5 बढ़ाता हूँ, इसका बन जाएगा 6, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 7, ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 10। जब मैं प्रत्येक में क्या कर रहा हूँ, 5 को प्लस कर दे रहा हूँ, ठीक है। जब भी मैं 5 को प्लस कर दे रहा हूँ और इसका एवरेज है कितना एक्चुअल, जब मुझे पता है कि जब ऐसी सीरीज होती है तो एवरेज क्या हो जाएगा, इसका 3 है यहाँ पर। अब जब मैं सब में 5 प्लस कर रहा हूँ तो इसका एवरेज क्या बन जा रहा है, क्या इसका एवरेज 8 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो मैंने एक चीज़ देखी कि प्रत्येक में जब 5 प्लस कर रहा हूँ तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एवरेज ऑटोमेटिकली भी क्या हो रहा है, 5 बढ़ जा रहा है। प्रत्येक में 5 करने पे एवरेज में भी अपने आप कितना बढ़ रहा है, देखो एवरेज में भी 5 ही बढ़ रहा है। तो आपको ध्यान रखना, यदि वो बोले कि प्रत्येक में आप इतना घटाइए, प्रत्येक में इतना कम या जोड़िए, तो आपको कुछ नहीं करना। इसका मतलब वो कह रहा है कि एवरेज में ही आपको कुछ घटाना है, एवरेज में ही आपको कुछ कम करना है। देखिए मैंने आपको एग्जांपल जैसे बोला है कि 12 का एवरेज कितना है, 48। अब वो बोल रहा है सब में मैं क्या कर रहा हूँ, प्रत्येक में 11 जोड़ रहा हूँ तो कितना एवरेज होगा। कुछ मत कीजिए, प्रत्येक में 11 बोला है तो आप चुपचाप क्या कीजिए, यहाँ मैं रफ कर देता हूँ। प्रत्येक में 11 बोल रहा है, प्रत्येक में 11, तो आप सीधा क्या कह दिए, एवरेज के अंदर ही 11 प्लस कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ 9 और यहाँ कितना आ जाएगा 5, तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा 59, जो कि इसका उत्तर होगा, ठीक है। प्रत्येक का मतलब क्या है कि हर रकम में उतनी रकम ऐड होगी। देखिए अगर 5 व्यक्ति हैं और 5 व्यक्तियों का औसत कितना है, 5 व्यक्तियों के पास मान लीजिए कि आप 100 रुपये हैं और वो कह रहा है कि अगर प्रत्येक व्यक्ति के पास 5 रुपये और दे दिए जाए तो उनका औसत क्या हो जाएगा। अब आप ही बताइए, यदि 5 रुपये सब में दे दिया जाए तो हर व्यक्ति के पास 105 रुपये हैं, और जब औसत निकालूंगा तो एवरेज औसत निकालूंगा तो 105 ही आएगा ना सबका। तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना, यदि प्रत्येक में बोला गया तो आपने उतनी ही रकम को ऐड कर देना है या उतनी ही रकम को वहाँ से घटा देना है, तो वो क्या बन जाएगा, उसका एवरेज बन जाएगा, जो नया एवरेज होगा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। ये हमारा होता है टाइप थर्ड, ये टाइप थर्ड बन जाता है हमारा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में ए, बी और सी का औसत वजन कितना है, 45 किलो। यदि ए और बी का औसत वजन 40 किलो है और बी और सी का औसत वजन कितना है, 43 किलो, तो बी का औसत वजन क्या होगा। देखिए ये हमारा टाइप 4 है, टाइप 4, ठीक है। कह रहा है कि ए, बी, सी 3 व्यक्ति हैं और उनका औसत वजन कितना है। मान लेते हैं ए, बी और सी, इनका औसत वजन कितना है, इनका औसत वजन है कितना, 45। औसत क्या होता है, सबका प्लस बटा जितनी रकमें होती हैं आप लिख लीजिए। कितने व्यक्ति हैं, ये 3 व्यक्ति हैं, तो मैंने यहाँ 3 से भाग कर दिया, ठीक है। ए, बी, सी 3 व्यक्ति थे, 3 से भाग कर दिया और औसत वजन कितना है, 45। ये तो पहली बात उसने बोली। अब दूसरा क्या कह रहा है, ए और बी का औसत वजन कितना है, 40, तो ए और बी का औसत वजन कितना है, 40 है। ये उसकी दूसरी बात हो गई। और वो कह रहा है कि बी और सी का औसत वजन कितना है, 43। बी और सी का औसत वजन है 43, बी प्लस सी का औसत वजन कितना है, 2 व्यक्ति हैं तो 2, 43। यहाँ 3 व्यक्ति थे, 3 से कितना है, 45। यहाँ 2 व्यक्ति थे, 2 से 40। यहाँ 2 व्यक्ति थे, 2 से 43।
ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये तो बन गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अब मैं इस 3 को क्या करता हूँ, उधर जाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इस 3 को यहाँ से निकाल के यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इस वाले 2 को हटा के यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई इधर। इस वाले 2 को यहाँ से हटा के इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इधर। तो मेरे पास स्टेटमेंट बन जाएगी a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, 45 दूना 90, 45 दिया 135, यहाँ आ गया 135। सेम 40 दूना कितना हो जाएगा 80, तो यहाँ हो गया 80। 43 इंटू 2 अगर करूँगा तो कितना होता है 86, तो ये हो जाएगा 86। अब उसने बोला है कि बताइए b का क्या होगा, तो उसने b का वैल्यू पूछा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी 135, a प्लस बी कितना बन गया 80, b प्लस सी कितना बन गया 86। यहाँ मैं क्लोज और लिख लेता हूँ, यहाँ बन गया 80, यहाँ कितना बन गया यहाँ 86। ठीक है। अब मुझे यहाँ से दिख रहा है कि b प्लस सी की वैल्यू कितनी है, b प्लस सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 86, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 80। मैं ऐसा करता हूँ, इस a प्लस बी की वैल्यू को यहाँ पुट कर देता हूँ, इस a प्लस बी की वैल्यू को यहाँ पुट कर देता हूँ तीसरे में। तो क्या बन जाएगा हमारे, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, a प्लस बी की जगह मैं लिखता हूँ 80 प्लस सी किसके बराबर है 135 के। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 135 में से 80 माइनस किया तो 5 और 5 कितना आ गया 55। c की वैल्यू कितनी आ गई 55, c का मान आ गया 55। मैंने कुछ नहीं किया, b प्लस सी की वैल्यू को यहाँ a प्लस बी की वैल्यू को यहाँ पुट किया 80, c को ऐसे ही रहने दिया। इनका मान था 135, c की वैल्यू निकल के आ गई 55। अब मुझे निकालना है b, तो देखिए क्या मैं इसमें c की वैल्यू पुट कर दूँ और b निकल जाएगा मेरा। तो मेरे पास है, यहाँ कर लेते हैं, मेरे पास है b प्लस सी कितना, b प्लस सी है 86, c की वैल्यू अभी मैंने निकाली है कितनी 55, तो b इधर ही रह गया 86 माइनस 55 कितना आ गया ये 86 माइनस 55, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 3, तो ये बन जाएगा 31। तो हमारी जो b की वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो आ जाएगी 31, ये इसका उत्तर होगा। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 31। कुछ नहीं किया हमने, क्या किया a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मिली थी 45, क्योंकि ये जब भी हम औसत निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जितनी रकमें होती हैं उनको प्लस बटा जितनी रकमें होती हैं उनको डिवाइड करते हैं। तो ये 3 जाके उधर मल्टीप्लाई हो गया तो 135 बन गया। सिमिलरली a प्लस बी की वैल्यू मिली थी 40, तो 2 व्यक्ति हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 80। b प्लस सी की वैल्यू कितनी है 43, तो 2 व्यक्ति हैं मल्टीप्लाई 86। मुझे b की वैल्यू निकालनी थी, मैंने b की वैल्यू मुझे निकालनी थी। मैंने क्या किया, a प्लस बी की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दी, उसकी वैल्यू है 80, c को एज इट इज छोड़ा, 135 इसके बराबर है। तो यहाँ से c की वैल्यू निकल के आ गई 55, और मैंने क्या कर दिया, फिर c की वैल्यू जब 55 आई तो यहाँ इस वाले में c की वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ से b की वैल्यू निकाल दी मैंने, कितना आया 31, इसका उत्तर आ गया। ये हमारा टाइप 4 है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ कि उसको कैसे सॉल्व करना है। के सवाल में जो पूछा गया है, क्या पूछा है कि एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह को प्राप्त अंकों का जो है माध्य कितना है, वो है 52, मतलब एवरेज कितना मिला है 52 मिला है, 52 मिला है। उनमें से अगर 20% छात्रों का औसत कितना है 80, और उनमें से जो 25% छात्रों का औसत कितना है 31%। 20% छात्रों का औसत कितना है 80, और 25% छात्रों का औसत कितना है 25% छात्रों का औसत कितना है 31। तो शेष 55% छात्रों का औसत क्या होगा। क्या करना है, टोटल प्रतिशत की बात की गई है, तो हम ये मान के चलते हैं कि टोटल क्या रहा होगा जो तो हम यहाँ मान कर चलते हैं कि जो टोटल स्टूडेंट हैं, क्योंकि वहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने हैं 100, ठीक है, टोटल स्टूडेंट 100 हैं। वो कह रहा है कि 20% स्टूडेंट को, मतलब 100 का 20 कितना है 20% स्टूडेंट्स को मिले हैं 80 मार्क्स, ठीक है। प्लस वो कह रहा है आगे कि 25% स्टूडेंट्स को क्या मिला है 31 मार्क्स मिले हैं, और
20 प्लस 25 तो हो गया 45। अभी बचा कितना है 55%। तो 55 का हमें पता ही नहीं है कि कितना मिला है, हम इसे x से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये जब टोटल हो जाता है तो कितना हो जाता है, और ये टोटल जो हमें मिला हुआ वो कितना मिला है 52। तो 100 का टोटल मिला हुआ है हमें 52। देखिए क्या बोला है, टोटल स्टूडेंट है 100, सबका एवरेज कितना है 52। पहले 20% का मिला है 80, अगले 25% का 31, बच गए 55%, उसको मान लिया हमने x। ठीक है, मैंने बोला था अगर टोटल मान निकालना है तो क्या करना होता है, नंबर और जितने भी औसत होते हैं उनको क्या करना होता है, आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 को 80 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब 20 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1600 प्लस यहाँ 25 को 31 से मल्टीप्लाई करते हैं 775 अब 50 इसको करेंगे तो आएगा 55x। ठीक है, यहाँ आ गया 55x जो कि किसके बराबर होगा 5200 के बराबर होगा। ठीक है, हमें इस x का मान पता करना है कि कितने जो उनका औसत रहा होगा एक्चुअल में वो कितना रहा होगा। ये क्या है, ये औसत है, इसका मान कितना रहा होगा हमसे ये पूछा है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। 1600 में 775 ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 1600 775 5731 2375, ये आ जाएगा 2375 प्लस 55x विच इज इक्वल्स टू 5200। ये यहाँ तक हो गया। क्या है यार, वो चिल्ला ही रहा तो ही। तो अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। जब इनको प्लस करेंगे तो 1600 में 775 प्लस कर देते हैं तो 7 13 का 2 2375 प्लस 55x बराबर 5200, ये आ जाएगा 5200 के बराबर। अब क्या करते हैं, इस वाले टर्म को ले जाते हैं उधर, उसमें से माइनस कर देते हैं। हमारा आ जाएगा 55x बराबर 5200 माइनस 2375, यह आ गया इतना। अब इसके अंदर से क्या कर देते हैं, हम माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 5200 में से 2375 माइनस कर देते हैं 5 2 8 एंड 2825, तो हमारा आ गया 2825। ये 55 को क्या करते हैं नीचे ले आते हैं 55, अब इसको क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। 5 के टेबल पे काटेंगे तो कितने पर जाएगा, 5 पर गया 25, 3 2 6 पर गया 32, 2 5 कितना 25, तो आ गया 565 बटा 11 बटा 11। अब इसे कटिंग कर दीजिए और आगे तो क्या आएगा, 5 पर गया 55, 1 5 रह जाएगा 1.51 पॉइंट समथिंग, आपका अप्रॉक्स कितना आएगा 51। आप इसको अप्रॉक्स 51 लिख सकते हैं। 51 पॉइंट मैं लिख देता हूँ। 51 पॉइंट कितना बनेगा, 5 पर गया 55, 1 पर गया 11, 4 0 तो रह गया 4, 51.4। 51.4 को अप्रोक्स आप कितना लिख सकते हो 51। इसका मतलब जो इस x का मान कितना है वो कितना है, x की वैल्यू है 51। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। ये हमारा टाइप क्या था, टाइप 5 था। अगले सवाल में क्या बोला है, राम और उसके 2 बच्चों का औसत आयु 17 वर्ष है, जबकि राम की पत्नी और उनके बच्चों का औसत आयु 16 वर्ष है।
यदि राम की आयु 33 वर्ष है तो उसकी पत्नी की आयु क्या होगी। देखिए बोला है राम और उसके 2 बच्चों की औसत आयु कितनी है 17। राम प्लस उसके 2 बच्चों की औसत आयु, मान लेते हैं राम क्या है यहाँ पर, राम को मान लेते हैं x, मान लेते हैं क्या है राम x, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, हम राम को मान लेते हैं x, मान लीजिए राम क्या है x, ठीक है। और हम राम के बच्चों को मान लेते हैं, मतलब उसके चाइल्ड को, चिल्ड्रंस को, राम के चिल्ड्रंस को हम चिल्ड्रन को मान लेते हैं y, ठीक है। और एक और टर्म यहाँ पर मिली है क्या, वाइफ, तो राम की वाइफ को मान लेते हैं हम z, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से बोला क्या है, राम और उसके 2 बच्चे, राम तो एक खुद और उसके 2 बच्चे, इसका मतलब कितने हो गए 3, और इन सब का औसत वजन कितना है, उसका औसत आयु जो है वो है 17 वर्ष, वो है 17 ईयर्स। राम तो ये खुद है ही है, 2 बच्चे हैं, 1 और 2 कितने 3, और डिवाइड कितना करना है 3 से, ठीक है। इस 3 को हम ले जाते हैं उधर मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, जबकि राम और उसकी पत्नी, जबकि राम की पत्नी और उसके बच्चों का औसत आयु 16 है। राम की पत्नी क्या है z और उसके बच्चे कितने हैं y, राम की पत्नी z और उसके बच्चों का y, उनका औसत आयु कितना है 16, यहाँ भी 3 होंगे, इसका मतलब किसके बराबर है 16 के, राम की पत्नी और उसके 2 बच्चे, और ये कितने हो गए टोटल 3। अब इस 3 को भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर ले जाते हैं मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो एक्चुअल जो इक्वेशन बनी है हमारे पास बनी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 17 गुणा 3 इज इक्वल टू 51 एंड z प्लस वाई विच इज इक्वल टू 48। नाउ अब इसे हम क्या करते हैं, इसे हम कैंसिल कर देते हैं बाय कोएफिशिएंट मेथड। हम लोग चेंज करते हैं निशान, यहाँ भी निशान चेंज, यहाँ भी निशान चेंज, यहाँ भी निशान चेंज, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे ही निशान चेंज किया हमने तो ये कट गया, यहाँ बन गया x माइनस z विच इज इक्वल टू कितना बना 3। क्या हमें यहाँ पर x का मान मिला है, बिल्कुल। राम का मान कितना मिला है हमें, राम की जो वैल्यू मिली है, राम का जो एज मिला है वो मिला है 33 ईयर्स गिवन है हमें, और हमने राम को कितना माना है x, मतलब x की वैल्यू किसके बराबर है 33 के, यहाँ लिख लेते हैं। तो z की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम क्या करते हैं x की वैल्यू x माइनस z की जो है 3 है, तो x में पुट कर देते हैं 33 माइनस z विच इज इक्वल टू, यहाँ 33 आएगा, विच इज इक्वल टू कितना है 3, यहाँ 3 ही है इक्वेशन के हिसाब से, ठीक है। 33 माइनस z विच इक्वल टू 3, हम क्या करते हैं z को उधर ले आते हैं, 3 को इधर रखते हैं, तो बन गया z इज इक्वल टू 33 माइनस 3, z इज इक्वल टू कितना बन गया 30 ईयर्स। z मतलब कौन है, z मतलब वाइफ है राम की, उसकी एज कितनी है 30 ईयर, मतलब जो राम के वाइफ की एज रही होगी वो कितनी रही होगी 30 साल रही होगी। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। बोला है राम और उसके बच्चों का औसत आयु, राम एक x और उसके बच्चे कितने 2, और दोनों का जब 3, ये 3 कहाँ चला गया उधर मल्टीप्लिकेशन हो गया, और फिर उसके वाइफ मतलब वाइफ क्या है z प्लस उसके 2 बच्चे कितने हो गए 3, 16 से क्या हो गया 3 मल्टीप्लाई, ये औसत और ये टोटल मान निकालने के लिए। राम की वैल्यू मुझे 33 साल गिवन है। जब मैंने यहाँ कोएफिशिएंट मेथड लगाया दोनों को, इस वाली इक्वेशंस को, तो ये चीज़ कैंसिल हो गई प्लस माइनस का निशान चेंज करने से, और यहाँ बन गया x माइनस z विच इज इक्वल टू कितना आ गया 3 के। मुझे x का मान दिया है कितना 33 साल, मैंने यहाँ से क्या निकाल लेना है z की वैल्यू निकालनी है, z की वैल्यू आ गई मेरी 30 साल, जो कि उसके वाइफ के लिए वैल्यू होगी। आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। ये हमारा टाइप कौन सा है, ये टाइप 6 है, ये टाइप 6 है। आई होप आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ आ रहा होगा और आप इसे इंजॉय कर रहे होंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ, जो कि औसत या एवरेज में पूछे जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में है। एक क्रिकेट के खिलाड़ी का 64 इनिंग का औसत जो है 62 है, 64 पारियों का औसत कितना है 62 है। उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 ज़्यादा है। यदि उसका न्यूनतम स्कोर मान लो x रहा होगा तो अधिकतम स्कोर क्या होगा x प्लस 180 रहा होगा, ठीक है। 2 इनिंग को छोड़कर उसके शेष इनिंग का औसत 60 है। मान लीजिए 2 इनिंग छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है,
एक अधिकतम वाली, एक सबसे कम वाली इनिंग को छोड़ देता हूँ तो उसका औसत कितना बन जाता है, उसका औसत बन जाता है 60 बन जाता है। तो बोल रहा है उस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर क्या था। ठीक है, सबसे पहले क्या है, एक खिलाड़ी का औसत जो 64 इनिंग्स में, 64 इनिंग में उसका औसत कितना है 62, ये हमने लिख लिया। ठीक है, 64 इनिंग में उसका औसत कितना है 62 है। तो अब वो कह रहा है कि उसका जो अधिकतम, मैं यहाँ मान लेता हूँ कि अगर हाईएस्ट स्कोर रहा होगा, हाईएस्ट स्कोर अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्या, अगर हाईएस्ट स्कोर मैं x मान लेता हूँ तो लोवेस्ट स्कोर क्या रहा होगा x माइनस 180, क्योंकि जो उसका अधिकतम स्कोर है वो लोवेस्ट स्कोर से कितना है 180 ज़्यादा है। ये लोवेस्ट स्कोर लिख लेता हूँ, स्कोर ये हाईएस्ट है। ठीक है, हाईएस्ट स्कोर अगर x है, लोवेस्ट स्कोर कितना होगा x माइनस 180 होगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि दो पारियां अगर मैं इसको छोड़ दूं, दो पारियां अगर मैं छोड़ूं तो अब इनिंग्स कितनी बचेंगी, फिर 64 इनिंग्स थी तो इसका मतलब अब बच जाएंगी 62 इनिंग्स। उन सब का अगर दो पारियों का औसत छोड़ दूं तो उसका जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 60 औसत। देखिए उसने बोला दो इनिंग्स, दो पारियों को मैं छोड़ देता हूँ, इन दोनों पारियों को छोड़ा जैसे ही मैंने तो उसका औसत कितना बन गया 60। ठीक है, 64 पारियों का औसत था 62, दो पारियां छोड़ दी तो कितनी बच गई 62, और उसका औसत कितना बना है 60। अब ये दो पारियां भी तो यहाँ लिखनी पड़ेंगी बैलेंस करने के लिए। ये दो पारियां कौन सी थी, अधिकतम वाली और कितनी, न्यूनतम वाली x माइनस 180। हमें क्या बताना है कि ये x का मान क्या है, मतलब हाईएस्ट स्कोर क्या है। यहाँ रफ कर लेता हूँ, यहाँ क्या है, मुझे x का मान बताना है जो कि हाईएस्ट स्कोर के लिए होगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। 64 को 62 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8, 12, 4, 2, 38, 8, 6, 9, 3, तो इसका बन जाएगा 3968 विच इज इक्वल्स टू 62 को 6 से मल्टीप्लाई, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360, 360 में अगर 240 ऐड कर दें, 360 में 120 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 62 गुना 6, 12 का 2, 18, 19, 36, 1, 37, 3720, ये आ गया 3720 प्लस x 2x माइनस 180। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। 3720 में से 180 माइनस कर देते हैं, 3720 में से 180 माइनस करते हैं, 12 में से 8 काटा 4, 6 में से 1 5, 3540 प्लस 2x बराबर 3968। 3968 इसको ले आते हैं इधर, माइनस 3540 इक्वल्स टू 2x के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या चक्कर है, अब इसे माइनस कर लेते हैं, क्या आएगा 3968 में से 3540 माइनस करते हैं तो 428 आ जाएगा इसका, बटा x, इस 2 को ले आते हैं नीचे तो आ जाएगा इसका 219। तो इसका जो हाईएस्ट स्कोर रहा होगा वो कितना रहा होगा 214, इसका मतलब जो इसका हाईएस्ट स्कोर रहा होगा वो कितना रहा होगा 214 रहा होगा, मतलब 214। और इसका जो लोवेस्ट स्कोर रहा होगा 214 में से यदि आप 180 माइनस कर देंगे तो वो उसका लोवेस्ट स्कोर आ जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। 64 पारियों का मिला था, 64 इनिंग खेलता है और 62 की औसत से खेलता है तो उसका इतना बनेगा। दो पारियां कम कर दी तो 62 पारियों में 60 बनेगा, और दो कौन सी पारियां थी, वो हाईएस्ट वाली और लोवेस्ट वाली। जब हम सॉल्व करते हैं मल्टीप्लिकेशन करके तो ये अपना बनता है। अब यहाँ से क्या करना है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3720, इसमें से क्या करना है 180 माइनस किया तो हमारा 3540, इस 3540 को लेके यहाँ माइनस करेंगे तो बनेगा 428, और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 214। इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, हाईएस्ट 214 रन बनाया होगा उसने अपनी इनिंग में। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। ये हमारा था टाइप 7। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। बोला है अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों का औसत 72 है। बाद में यह पता चला कि 3 अंक 64, 62 और 84 गलती से 68, 65 और 73 लिख दिए गए हैं।
तो गलती सुधारने के बाद औसत क्या रहा होगा। ठीक है, ये हमारा टाइप 8 बनेगा। 8वें टाइप का सवाल है ये। कह रहा है कि अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों का औसत कितना है, 72। तो हम लिखेंगे 40 छात्रों का औसत कितना है, 72। ठीक है, मान लेते हैं 40 छात्रों का औसत कितना है, 72 है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि बाद में ये पता चला कि जहां उसने लिखना था कितना 64, दूसरा लिखना था उसने कितना 62 और 84, 62 और 84, उसकी जगह उन्होंने क्या क्या लिख दिया, उसकी जगह पे उन्होंने लिख दिया 68, 65 और 73 लिख दिया। ठीक है, उनको लिखना चाहिए था 64, उसकी जगह लिख दिया 68, लिखना था 62, उनकी जगह लिख दिया 65, लिखना था 64, उसकी जगह 73। क्या कह रहा है, 40 छात्रों का औसत है 72। जो 3 जगह थे उन्होंने अंक लिखने थे, वो क्या किए, उन्होंने 3 बच्चों के अंक उन्होंने लिखने थे। तो एक बच्चे का जहाँ 64 लिखना था वहाँ उन्होंने 68 लिख दिया, जहाँ 62 लिखना था वहाँ 65, जहाँ 64 लिखना था वहाँ 63 कर दिया। ठीक है, अरे यार 64 में 84, यहाँ पे आप 84 कर लीजिए। 84 की जगह पे क्या कर दिया, 84 की जगह 73 कर दिया। तो अब पहले तो मैं ये देखूंगा कि ऊपर क्या फ़र्क पड़ा और नीचे क्या फ़र्क पड़ा। सबसे पहले आप इन सबको प्लस कर लीजिए। 4 2 6 और 4 कितना हो गया 10 का 0, एक ऊपर आंसर 8 1 9 9 6 15, 15 6 21। तो यहाँ तो बनता, अगर सब तीनों का प्लस करता तो 210। नीचे भी प्लस करके देखते हैं, 3 5 8 8 8 16 का 6, आंसर 1, 7 6 13, 13 1 14, 14 6 20। तो यहाँ क्या बना 206। देखिए पहले जहाँ उनका बनना चाहिए था कितना 210 बनना चाहिए था, लेकिन फ़र्क कितना पड़ गया, अब बन गया है 206। मतलब टोटल फ़र्क कितना पड़ा है, -4 का फ़र्क पड़ गया है। टोटल क्या हो गया है, -4 हो गया है। इसका मतलब -4 हुआ है तो मुझे +4 सब में ऐड करना पड़ेगा। औसत कितना है, औसत है 72। 72 जो कि सबके ऊपर क्या करना पड़ेगा मुझे +4। और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स है यहाँ 40। यहाँ पे कितना फ़र्क पड़ गया, -4 का टोटल क्या हो गया, दोनों में फ़र्क पड़ गया। अब इस -4 को मुझे क्या करना है, बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, औसत में मुझे +4 हर जगह ऐड करना पड़ेगा। सब में जितने भी बच्चे हैं सब में ++4 नंबर देना पड़ेगा। तो क्या करूँगा मैं, टोटल 72 था औसत, प्लस मुझे 4 सब में बांटना है, इस 4 को सब में बांटना है ताकि बैलेंस हो जाए। तो 4 मार्क्स को मुझे कितने विद्यार्थियों में बांटना है, मुझे 40 विद्यार्थियों में बांटना है। ठीक है, 72 था उसमें मैं प्लस करूंगा क्योंकि घाटा पड़ा है हमें, पहले ज़्यादा होना चाहिए था, यहाँ कम हो गया है। तो मैं क्या करूंगा 4 प्लस करूंगा और कितने बच्चों पे बांटूंगा, कितने 40 बच्चों पे, क्योंकि 40 बच्चे यहाँ पर हैं। ठीक है, अब इसे कटिंग कर दीजिए, तो ये गया 1 पर, ये गया 10 पर, तो बन जाएगा 72 प्लस यहाँ बन गया 0.1, तो ये आपका बन जाएगा अप्रॉक्स 72.1। तो इसका मतलब जो बाद में औसत, सही औसत जो होनी चाहिए थी वो कितनी होनी चाहिए, 72.1 औसत उसकी सही होनी चाहिए थी। लेकिन गलती क्या कर दी थी उन्होंने 72 औसत निकाल दी थी। जो गलती की थी उसकी वजह से उनके औसत पे कितना फ़र्क पड़ा था, 0.1 का फ़र्क पड़ा था। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सवाल बढ़िया से समझ आया, क्योंकि ये सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। ये टाइप 8वें सवाल था। हम बढ़ते हैं अपने अगले टाइप के सवाल की तरफ। 8 नाविकों वाली एक नाव में उनके नाविकों का औसत भार 1.5 किलो से बढ़ जाता है यदि 60 किलोग्राम वाला एक नाविक के स्थान पर नया नाविक आ जाता है, तदनुसार नए नाविक का भार क्या होगा। क्या कह रहा है कि 8 व्यक्ति एक नाव के ऊपर सवार हैं, 8 व्यक्ति एक नाव में हैं। ठीक है, 8 व्यक्ति किसी नाव के ऊपर सवार हैं। वहाँ क्या करते हैं कि उनका सबका क्या होता है, इन सबका वजन जो है वो 1.5 किलो बढ़ जाता है। 1.5 किलो बढ़ जाता है कब, जब जो नाव चला रहा होता है नाविक वो निकल जाता है और उसी जगह पे क्या आता है, कोई नया व्यक्ति आता है। मान लीजिए कोई एक्स नाव चला रहा है, वो निकल जाता है और उसकी जगह पे क्या होता है, कोई वाई उसकी जगह पे एंटर कर जाता है। ठीक है, उसकी जगह पे वाई कोई एंटर कर जाता है। तो बोल रहा है कि इसका औसत क्या हो, कह रहा है कि जो नया व्यक्ति आया होगा नाविक, वो उसका औसत क्या होगा। ऑफकोर्स जाहिर सी बात है, यदि 1.5 किलो बढ़ रहा है सब में, तो जो y आया होगा वो x से तो ज़्यादा ही आया होगा, तभी तो 1.5 किलो बढ़ रहा है सबके अंदर। ठीक है,
तो इनका वजन 1.5 किलो बढ़ रहा है, तो 1.5 किलो को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2 किलोग्राम। हम 1.5 किलो को लिख देते हैं 3/2 किलोग्राम, ठीक है। औसत में क्या फर्क पड़ा, पहले कितना था, पहले था 60 किलोग्राम औसत, ठीक है। बढ़ा कितना है, 1.5 बढ़ा है, मतलब 3/2 बढ़ा है, ठीक है। कितने व्यक्तियों पे, टोटल कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्तियों पे। इससे हमें क्या निकल आएगा, जो नाविक का वजन था वो कितना रहा होगा। देखो 60 था औसत, औसत से सब पे बढ़ा है, कितनों पे बढ़ा है, देखिए 8 व्यक्तियों पे बढ़ा है ना टोटल। तो हम क्या करेंगे, 3/2 को क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.5 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई बात नहीं। तो 3/2 को 8 से मल्टीप्लाई, ये 1 पर गया, ये 4 पर गया, 3 4 12, तो 60 + 12 कितना आ गया, 72 किलोग्राम। इसका मतलब जो ये वाई आया था वो कितना लाया था, वो ये वाई लाया था 72 किलोग्राम लेकर आया था अपना वजन, जिससे कि जितने भी 8 व्यक्ति थे सबका वजन कितना बढ़ गया, 1.5 किलो बढ़ गया। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता तो 1.5 किलो, 8 व्यक्तियों का वजन कितना बढ़ गया, 1.5 किलो। अब 8 को क्या कर लीजिए, 1.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 8 को आप 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12, मतलब 12.0, 12 आएगा। पहले औसत कितना था, 60 में आप कुछ मत कीजिए, 12 को प्लस कर दीजिए, सीधा आपका आ जाएगा 72 किलोग्राम। तभी भी आपका 72 किलोग्राम ही उत्तर आएगा। क्या किया था, व्यक्ति था 8, x बाहर गया, y उसकी जगह आया, तो 72 किलो बढ़ गया। मतलब जो y लाया था वो कितना लाया था, 72 किलोग्राम अपने साथ वजन लेकर आया था। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। ये जो टाइप बनता है, ये टाइप 9वां टाइप है। हम एक टाइप और करेंगे और आपका सारा का सारा खत्म हो जाएगा, एवरेज का जितना भी है। जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं टाइप्स के अंदर ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर, बाहर से ज़्यादा टाइप्स नहीं पूछे जाते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अपने आखिरी टाइप की तरफ कि उसको कैसे करना है। सारे के सारे टाइप खत्म हो चुके हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैंने हर एक टाइप को करा दिया है जो मुझे लगता था कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं या वास्टली पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते। आप इन्हीं टाइप को कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। यदि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, MTS हो, CPO हो या और कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका इससे काम हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। यदि आपको कोई और रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।